लॉ सोसाइटी में किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, किस तरह से उसकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू लॉ शेप होता है और लॉ किस तरह से सोसाइटी के अंदर रूल ऑफ लॉ लेके आता है, ये हमने देखा लास्ट 2 वीडियोस के अंदर। आज हम सोर्सेस ऑफ लॉ को देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रेफर करता है लीगल प्रिंसिपल्स को जो कि डिराइव करते हैं किसी भी नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सर्व करता है कि ये सबसे सुप्रीम है, ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिफाइंस के गवर्नमेंट की पावर्स और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और ये गारंटी करता है इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स में राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू ऑन अ प्रॉपर्टी है, इस तरह से काफ़ी सारे लॉज हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो फाउंडेशन होता है किसी भी लीगल सिस्टम के अंदर। ये इस्टेब्लिश करता है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट को, ये डिफाइन करता है गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, गवर्नमेंट की लिमिटेशन क्या है, और ये इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स को, फ्रीडम्स को, लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करता है। अब की फीचर्स में सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग सुप्रीम है, नो लॉ कैन कॉन्ट्राडिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड फीचर में सेपरेशन ऑफ पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये डिवाइड करता है गवर्नमेंट को एग्जेक्टिव में, लेजिस्लेचर में और जुडिशल ब्रांचेस में। और थर्डली हमने डिस्कस किया कि राइट्स एंड फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है, सिविल लिबर्टीज़ प्रोवाइड करता है जिसमें राइट टू स्पीच है, इक्वालिटी है, ड्यू प्रोसेस है इंडिविजुअल्स को। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्रिएट किस तरह से किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है, एक स्पेसिफिकली इलेक्टेड और अपॉइंटेड बॉडी होती है जो कि ड्राफ्ट करती है इंस्टीट्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशंस को। डिबेट और डेलिब्रेशन में एक्सपर्ट्स, लॉ मेकर्स और कुछ समटाइम्स सिटीजन्स भी अपना इनपुट प्रोवाइड करते हैं। देन रेटिफिकेशन होती है, रेटिफिकेशन रिक्वायर करता है अप्रूवल लेजिस्लेटिव रोल के थ्रू। वो अप्रूवल वोट की सेंस में हो सकता है, रेफरेंडम की सेंस में हो सकता है, या एग्जेक्टिव असेंट की सेंस में हो सकता है। और उसके बाद अमेंडमेंट प्रोसीजर्स होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को एट टाइम्स जो है वो अमेंड किया जाना पड़ता है कुछ प्रोविजंस इंक्लूड करने के लिए फॉर फ्यूचर अमेंडमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल हम केस स्टडीज़ में यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड ले सकते हैं। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में बैकग्राउंड क्या था कि ये वीकर आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशंस थी, उनको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था, और इसमें फेडरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसकी की प्रोविजंस में बिल ऑफ राइट्स जो कि पहली 10 अमेंडमेंट्स हैं जिनमें इंडिविजुअल्स के राइट्स को सिक्योर किया गया है, उनको बिल ऑफ राइट्स का नाम दिया गया। इम्पैक्ट में क्या था कि उसने डेमोक्रेटिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया वर्ल्ड वाइड, और जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो 230+ ईयर्स है और ये ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टैच्यूरी लॉ, स्टैच्यूरी लॉ जिसको हम लेजिस्लेटिव लॉ भी कहते हैं, ये इनेक्ट किया जाता है लेजिस्लेटिव के थ्रू और गवर्निंग बॉडी के थ्रू। ये लॉज रिटन होते हैं, कॉडिफाइड होते हैं, और ये एक फॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू जो है वो पास किए जाते हैं। वंस दे आर पास्ड वो बाइंडिंग होते हैं और इन्फोर्सेबल होते हैं बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। अब प्रोसेस क्या है ऑफ क्रिएटिंग अ लेजिस्लेटिव लॉ कि उसमें सबसे पहले बिल क्राफ्ट होता है, उस देन इंट्रोडक्शन और डिबेट्स होती हैं लेजिस्लेटिव चैम्बर में। लेजिस्लेटिव चैम्बर कैन बी पार्लियामेंट और कांग्रेस, जहाँ पे डिबेट्स और डिस्कशंस होती हैं। देन स्पेशलाइज्ड कमिटीज़ रिव्यू करती हैं बिल को डिटेल के अंदर और मॉडिफिकेशंस सजेस्ट करती हैं। देन वोटिंग होती है, रिविजन्स के बाद वोटिंग होती है लेजिस्लेचर्स के थ्रू बिल के ऊपर, और अगर पास हो जाए तो वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को प्रोसीड किया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट हो सकता है या प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। वो एग्जीक्यूटिव एसेंट देते हैं, अगर वो बिल को साइन कर देते हैं तो वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर समटाइम्स वो एग्जीक्यूटिव वीटो कर देते हैं बिल को, तो वो दोबारा से रिव्यू के लिए
लेजिस्लेटिव चैम्बर में जाता है और ये सारा प्रोसेस देन कमेटीज, वोटिंग्स और एग्जीक्यूटिव एसेंट का रिपीट होता है। और वंस दे अप्रूव द बिल, लॉ जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है और इन्फोर्सेबल हो जाता है। लेजिस्लेटिव लॉ की केस स्टडी में जो है वो सिविल राइट एक्ट हो सकता है यूएसए का 1964 का, कंपनीज एक्ट हो सकता है इंडिया का, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो सकता है यूके का 1990। अब अगर हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को देखें 1990, तो बैकग्राउंड क्या था कि ये इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन को, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को टैकल करने के लिए और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करने के लिए बनाया गया था। और इसका इम्पैक्ट ये था कि जो 20% इंडस्ट्री से जो एमिशंस थी वो रिड्यूस हो गई थी विद इन अ डेकेड। और स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं इस लॉ के, कि लॉ ने कंट्रीब्यूट किया 25% रिडक्शन सल्फर डाइऑक्साइड लेवल्स में बिटवीन 1992 टू 2000। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्न करता है फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज को, इंश्योर करता है कि वो लीगल बाउंड्रीज के अंदर ऑपरेट करें, और ये रेगुलेट करता है रूल मेकिंग को, इन्फोर्समेंट को और एजुडिकेशन को पब्लिक अथॉरिटीज़ के थ्रू। इसके की कंपोनेंट्स में ये है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो ये कहती है कि लॉज अथॉरिटी के थ्रू मेड होते हैं, और ये अथॉरिटीज़ के पास सर्टन पावर होती है जो कि लेजिस्लेटिव एक्ट्स के थ्रू इनको दी गई होती है। जुडिशल रिव्यू में कोर्ट्स ओवरसी करती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को कि वो इंश्योर करें लीगैलिटी क्या है किसी भी लॉ की, किसी भी बिल की। जुडिशल रिव्यू यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और देन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है जो कि ये डिस्क्राइब करती है, मैंडेट करती है ट्रांसपेरेंसी को, फेयरनेस को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में। और रेगुलेशंस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एजेंसीज को और ऑफिशियल्स को रेगुलेट करता है, उनके कोर्स ऑफ एक्शंस को रेगुलेट करता है और इन्फोर्स करता है उनके ऊपर स्टैट्यूटरी लॉज को। अब इनकी केस स्टडीज़ में हम देखते हैं तो जीडीपीआर इन्फोर्समेंट ईयू की देखते हैं, और यूएसए का 1984 में नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल वर्सेस शेवरॉन एक्ट को देखते हैं। अब जीडीपीआर इन्फोर्समेंट अगर देखें तो जीडीपीआर स्टैंड्स फॉर जनरल डेटा प्रोटेक्शन राइट्स, और इसका बैकग्राउंड क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज जो कि जीडीपीआर के अंडर थे वो रेगुलेट करेंगे डेटा प्राइवेसी को यूरोप के अंदर। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इसने डेटा प्रोटेक्शन को एम्पावर किया और अथॉरिटीज़ के ऊपर हैवी फाइन्स इम्पोज किए कि अगर वो वायलेट करें जीडीपीआर डेटा प्रोटेक्शन राइट्स को, जो कि एक स्टैंडर्ड था। अब स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि 2023 में ओवर 1.5 बिलियन यूरोज फाइन इम्पोज किए गए थे अंडर जीडीपीआर डिफरेंट अथॉरिटीज़ के ऊपर जो कि कंप्लायंस नहीं कर पाई थी जीडीपीआर रूल्स के। अब इसकी सिग्निफिकेंस में ये है कि ये बैलेंस करता है गवर्नमेंटल एफिशिएंसी को इंडिविजुअल राइट्स के साथ, और ऑब्वियसली इंश्योर करता है कि जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो एड्रेस करें कम्प्लेक्स इश्यूज को, जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा प्रोटेक्शन है। कॉमन लॉ, कॉमन लॉ डेवलप करता है थ्रू जुडिशियल प्रेसिडेंट रादर देन जस्ट रिटन स्टैट्यूट्स, और ये रिलाई करता है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेयर डेसिसिस। प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डेसिसिस जो है वो मैंने डिटेल में अपनी वीडियो हाउ लॉज बिल्ड सोसाइटी में। अब स्टेयर डेसिसिस बेसिकली जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का दूसरा नाम है। इसमें जो है वो जज एक ऐसे केस को डील करता है जिसकी अप टू डेटेड लॉज नहीं होते सोसाइटी के अंदर।
अप टू डेटेड लॉज नहीं होते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, देन जज क्या करता है कि वो एग्जिस्टिंग लॉज को इंटरप्रेट करता है और केस के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई करके अपना वर्डिक्ट देता है। उस वर्डिक्ट को सेव कर लिया जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस और इसको हम स्टेट डेसिसिस कहते हैं। अब इसके की फीचर्स में ये है कि ये ऑब्वियसली एक तो जुडिशियल डिसीजन से डिराइव होता है, प्रेसिडेंट पे ये बेस करता है और जजेस जो है इंटरप्रेट करते हैं और अप्लाई करते हैं एग्जिस्टिंग लॉज को। इसकी इवॉल्विंग नेचर होती है और ये जज मेड लॉज भी कहलाते हैं। ये बाइंडिंग होते हैं प्रेसिडेंट्स के। अगर हम केस स्टडी देखें तो ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1954 का एक बहुत फेमस केस है, जिसमें बैकग्राउंड उसका ये था कि रेशियल सेग्रीगेशन को स्कूल्स के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था और इसका इम्पैक्ट ये था कि जो सेपरेट बट इक्वल डॉक्ट्राइन को ओवरटर्न किया गया और उसने फ्यूल किया सिविल राइट्स मूवमेंट को। और स्टैटिस्टिक्स ये थे कि ये डिसेग्रीगेशन ऑफ ओवर 9,000 स्कूल्स 1970s तक, बिकॉज तब तक उन्होंने क्या किया हुआ था कि सेपरेट स्कूल्स रखे हुए थे हर रेस के अकॉर्डिंगली। तो ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन केस ऑफ 1954 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और रेशियल सेग्रीगेशन को। इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स करता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को और कुछ केसेस में इंडिविजुअल्स के साथ भी। इंटरनेशनल लॉ बेस करता है ट्रीटीज पे, कस्टम्स पे, जनरल प्रिंसिपल्स पे जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज किए जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ कस्टमरी लॉ को भी रिकग्नाइज करता है कि कंपोनेंट्स में ट्रीटीज लीगली बाइंड करती हैं एग्रीमेंट को स्टेट्स के दरमियान में, जैसे कि यूएन चार्टर है। कस्टमरी लॉ में प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट की जाती हैं लीगल बाइंडिंग्स और लीगल ऑब्लिगेशंस के थ्रू, जिसमें जीनोसाइड को जैसे कि प्रोहिबिट किया गया है। जुडिशल बॉडीज में इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स को। और इसकी केस स्टडी में अगर हम देखें तो जिनेवा कन्वेंशन है 1944, पेरिस एग्रीमेंट है 2015। और अगर हम जिनेवा कन्वेंशन की बात करें तो उसने ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स सेट किए थे वॉर में और इसका इम्पैक्ट ये था कि वो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेगी, मेडिकल पर्सोनल्स और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को टेस्ट करेगी। और स्टैटिस्टिकली ये जिनेवा कन्वेंशन 196 स्टेट्स के थ्रू रेटिफाई किया गया था और ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रीटी है अराउंड द ग्लोब। इंटरनेशनल लॉ पीस को, स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है कोऑपरेशन को, जैसे कि जिसमें ट्रेड है, सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट है, ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं। रिलीजियस लॉ रिलीजियस लॉ जो है वो डिराइव करता है सेक्रेड टेक्स्ट को और ट्रेडिशंस ऑफ पर्टिकुलर फेथ जो कि इन्फ्लुएंस करता है पर्सनल और पब्लिक लाइफ को। ये रिलीजियस टेक्स्ट पे बेस करता है और प्रोवाइड करता है कि मॉरल और एथिकल गाइडेंस क्या है। ये लीगल सिस्टम्स पे भी इन्फ्लुएंस करता है कि रिलीजियस लॉ जो है वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करते हैं लीगल सिस्टम पे। फॉर एग्जांपल सोसाइटीज़ में जहाँ पे रिलीजन जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम इसके केस स्टडीज़ में देखें तो शरिया लॉ है सऊदी अरेबिया में, कैनन लॉ है वेटिकन में। अब शरिया लॉ में बैकग्राउंड क्या है कि क्रिमिनल, सिविल्स और फैमिली मैटर्स को ये गवर्न करता है बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। और इम्पैक्ट ये है कि वो रिलीजियस ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करता है और लेकिन ये प्रिजर्वेंस जो है वो एक सोसाइटी के रूल ऑफ लॉ को भी डिस्क्राइब करती है। ये कल्चरल और एथिकल वैल्यूज़ को भी रिलीजियस लॉ शेप करता है, इन्फ्लुएंस करता है ये हाइब्रिड लीगल सिस्टम्स को मैनी कंट्रीज़ में।
कस्टमरी लॉज में जो कस्टमरी लॉ है वो इमर्ज होते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस से और कस्टम्स ऑफ कम्युनिटी से। ये पास डाउन होते हैं जनरेशन्स टू जनरेशन्स में, और ये इनफॉर्मल रूल्स होते हैं और ये नॉर्मली अनरिटन रूल्स होते हैं। ये ऐसे नॉर्म्स हैं जो कि सोशल बिहेवियर को गवर्न करते हैं और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाते हैं। और ये कस्टमरी लॉ बेसिकली हम इसके नाम से ही जज कर सकते हैं। कस्टम क्या है? कोई भी ट्रेडिशन है, कोई भी रवाज है जो कि जनरेशन्स ओवर जनरेशन्स पास ऑन होता है। तो कस्टमरी लॉज बेसिकली कस्टम किसी भी सोसाइटी के कस्टम्स पे ट्रेडिशंस पे डिपेंड करते हैं। जुडिशल डिस्क्रिशंस मैंने बहुत दफ़ा बताया कि ये गैप्स को फिल करते हैं, फेयरनेस एंड जस्टिस को लेके आते हैं, और जुडिशियल डिस्क्रिशन अलाउ करता है जजेस को कि वो इंटरप्रेट करे लॉ को, अप्लाई करे लॉ को केसेस के अंदर जहाँ पे एग्जिस्टिंग लेगिस्लेशन जो है वो अनक्लियर है और साइलेंट है। और जजेस जो है वो अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करते हुए इंश्योर करते हैं कि जस्टिस जो है वो जस्टिस इज़ बीइंग सर्व्ड और लीगल आउटकम्स जो है वो उसके फेयर और इक्विटेबल। That's for today. See you in the next video.